फ्रेंड्स, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जो होता है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर हर घर में देखने को मिल जाती है। हो सकता है आपको भी कब्ज़ की शिकायत हो। अक्सर ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से और भी कई बीमारियां होती है जो कि आपको घेर लेती है उसकी वजह से, जैसे कि आपको पाइल्स फिशर या रेक्टम प्रोलैप्स की शिकायत हो सकती है। इस तरह से कब्ज़ की वजह से आपको और भी कुछ दूसरी बीमारियां जो है उससे भी आप ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा आपका पेट में भारीपन महसूस होता है, आपको गैस इनडाइजेशन आपको महसूस होता है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आखिर जो कब्ज़ है या कॉन्स्टिपेशन है वो कहते किसे हैं, किस वजह से कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसके साथ साथ कब्ज़ के कौन से ऐसे बैड इफेक्ट्स या दुष्परिणाम हैं जो कि आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही कब्ज़ को किस तरह से आप कुछ आसान उपायों द्वारा, ईजी टिप्स द्वारा आप कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर कब्ज़ किसे कहेंगे। कब्ज़, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। यदि सप्ताह में केवल 3 बार आप स्टूल के लिए जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं, तो वह कब्ज़ की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अगर आपको स्टूल के लिए आपको कुछ लैक्सेटिव लेने पड़ते हैं, कुछ टैबलेट्स लेनी पड़ती है, अदरवाइज उसके बिना आपका पेट साफ नहीं होता है, तो वो भी कब्ज़ की श्रेणी में आता है। यदि आपको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, आपका एक बार में पेट साफ नहीं होता, आपको लगता है कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वह भी कब्ज़ की श्रेणी में आता है। इस तरह की जो भी कंडीशन होती है उसको आप कब्ज़ कहलाएगी। या फिर आपको स्टूल के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, स्टूल काफ़ी ड्राई और काफ़ी हार्ड रहता है, यह सभी कंडीशन जो होती है वो कब्ज़ की श्रेणी में आती है, कब्ज़ कहलाती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कहीं आपको कब्ज़ तो नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, कैसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है वो होता है कि आपकी आंतों का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट थोड़ा स्लो होना। मूवमेंट जब आपकी आंतों का स्लो होता है उसकी वजह से खाना आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। उसकी वजह से उसमें से जो वाटर कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी वजह से स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है। यह कब्ज़ का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर आपकी आंतों को कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स होती है उस नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर कुछ बीमारियों में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पार्किंसन में ऐसा हो सकता है, आपको पैरालिसिस में ऐसा हो सकता है, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऐसा हो सकता है। यदि आपको स्पाइनल कॉर्ड में, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कभी कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनकी आंतों का मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है और उसी वजह से डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी कब्ज़ देखने को मिलती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड की कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, काफ़ी कम करते हैं, आप पानी काफ़ी कम पीते हैं, खाने में फाइबर बहुत कम लेते हैं, यानी हरी सब्जियाँ, सलाद, फल फ्रूट अगर बहुत कम लेते हैं। इसके अलावा अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, तली हुई चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपको कुछ मेडिसिन है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, या ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन हैं वो आप ले रहे हैं, या अगर आप लंबे समय से आप लैक्सेटिव ले रहे हैं, पेट साफ करने के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ की शिकायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अगर आईबीएस की शिकायत है तो आईबीएस के अंदर भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो देखने को मिल सकता है। और अक्सर आपकी एज बढ़ने के साथ साथ भी, एज के साथ आपको कब्ज़ की शिकायत जो होती है वो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी आंतों के अंदर कुछ रुकावट हो गई है, आंतों के अंदर कुछ, कॉलोन के अंदर, रेक्टम के अंदर कुछ कैंसर डेवलप हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं आखिर जो ये कब्ज़ है या कॉन्स्टिपेशन है, इसका शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कौन कौन से इसके बैड इफेक्ट्स है जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है कि जब कभी भी आपको प्रॉपर, जब आपको स्टूल नहीं कर पाते हैं, आप मल त्याग नहीं कर पाते हैं, आपको जोर लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से मल द्वार पर पाइल्स या जिसको बोलते हैं हेमरेट्स या मस्से डेवलप हो जाते हैं, और कब्ज़ इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जब स्टूल आपका ड्राई रहता है या कब्ज़ की शिकायत होती है तो आपको एनल फिशर की शिकायत हो जाती है। एनल फिशर में जब स्टूल हार्ड या ड्राई आता है तो उसकी वजह से मल द्वार पर आपके कट लग जाते हैं, रगड़ लग जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर फिशर डेवलप हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको खून भी आ सकता है, काफ़ी जलन रहती है, काफ़ी दर्द रहता है। यह भी कंडीशन है जो कि कब्ज़ की वजह से डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ ही आपको पाइल्स या इस तरह की हेमरोड की शिकायत हुई है या कब्ज़ है आपको, और उसकी वजह से आपको वहाँ पे बार बार कट लगते हैं, आपको फिशर बन जाते हैं, तो वहाँ पे कई दफ़ा आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको खून की कमी भी हो सकती है। कई पेशेंट हैं जो आके मिलते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है स्टूल के समय में, और अक्सर उसकी वजह से उनको एनीमिया की शिकायत हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है मल त्याग के लिए तो आपको रेक्टम प्रोलैप्स की भी शिकायत हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि हाथ का कुछ हिस्सा जो है वो बाहर आ रहा है। यह कुछ कॉमन कंडीशन है, कॉमन
कॉम्प्लिकेशंस है जो कि डेवलप हो सकती है अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो। इसके अलावा आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, आपको इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, आपको ब्लोटिंग रह सकती है, आपको ऐसा लगेगा खाना पेट में पड़ा है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको रेगुलर कब्ज़ रहता है तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कब्ज़ से कैसे निपटा जा सकता है। इसके लिए कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जो कि अगर आप करते हैं तो आपको कब्ज़ दूर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है खाने पीने में अपना एक फ़ाइबर ऐड करें। फ़ाइबर के लिए आपको हरी सब्जियां लें, फल फ्रूट लें, सलाद लें। ये अगर आप अपने खाने पीने में ऐड करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कब्ज़ को दूर करने में। इसके अलावा आप पानी की मात्रा बढ़ाएं, आप पानी अच्छी मात्रा में लें, लिक्विड आप अच्छी मात्रा में लें। इसके साथ साथ ही आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, आप अपनी रेगुलर योगा करें, वॉकिंग करें आप। और उसके साथ साथ आप अपने खाने पीने में अगर मैदा और बेसन की चीज़ें या कुकीज़, बेकरी आइटम्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो आप उसको अवॉइड करें, फास्ट फूड आप अवॉइड करें। इस तरह से इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं आपको कब्ज़ दूर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ही कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपको इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। खासतौर से कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि आपको कब्ज़ को दूर करने में काफ़ी असरदार होती है। उसके लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या आपको उसकी वजह से आपको पाइल्स हो गए हैं, फिशर हो गए हैं, यानी मस्से की शिकायत हो गई है या कट लग गए हैं, और उसके अलावा आपको प्रोलैप्स की शिकायत हो गई है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप अपनी इस तरह की कंडीशन को दूर कर सकते हैं। होम्योपैथी इसमें काफ़ी असरदार होती है। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पे मेरे नंबर दे रहा हूँ, आप एड्रेस के लिए मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे, उसकी डीपी में या प्रोफाइल पिक्चर में आप देखेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।